प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 8415 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को निर्धारित किया गया है, उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे, जिसमें कि एग्जाम के पैटर्न पे ही जिस जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और कुल क्वेश्चन रहेंगे 100। आप कलम कॉपी लेकर के वीडियो के सामने बैठे ताकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन और उसका ऑप्शन बताऊं आप उसका आंसर कर सकें, और जब मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो आप चेक कर सके कि आप कितने 100 में से सही आंसर कर पा रहे हैं, क्या आप कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं या फिर आपको और पढ़ने की जरूरत है। चलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 को देखते हैं। इनमें जो 100 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन है, नेहरू जी अच्छे वक्त थे, यह बुरी बात है, लड़की ने गाना गाया, मैंने ग्रंथ पढ़ा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू जी अच्छे वक्त थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सुधा, अमीय, अमित और पीयूष। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अमित। क्योंकि अमित का मतलब है जिसे मिटा ना सके, ठीक है। बाकी सुधा जो है आपका अमीय है या फिर पीयूष है, इसका मतलब अमृत ही होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सरस का विपरीतार्थक क्या है। ऑप्शन है सरस, इसके सरल और नीरस, सारस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीरस जो है वो सरस का उल्टा होता है। नीरस जिसमें कोई रस नहीं है और सरस जिसमें कि रस हो। अगले क्वेश्चन तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यद्यपि में किन वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन है दीर्घ ई प्लस अ, ऑप्शन बी है अ प्लस हर्ष ई, और ऑप्शन सी है ई प्लस हर्ष ई, और ऑप्शन डी है ई प्लस आर। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ प्लस ई। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, जबकि देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यदि जोड़ अपी। तो यदि में हर्ष ई आएगा और अपी में अ आएगा, ठीक है। तो इसको जो है लिखना चाहिए था ऑप्शन में ई जोड़ अ, लेकिन लिख दिया है अ जोड़ ई। तो यहाँ पे घुमाया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन नारी का अर्थ नहीं है। दुहिता, अबला, महिला और भारिया। तो देखिए दुहिता मतलब पुत्री या फिर जो है लड़की होता है। इसी तरीके से आपका जो है महिला और भारिया भी जो आपका नारी का ही अर्थ है, लेकिन अबला जो है इसका मतलब होता है कमजोर। तो ये आपका नारी का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दुर्लभ में उपसर्ग क्या है। ऑप्शन है दुर, दूसरा भी ऑप्शन दुर है जिसमें कि दीर्घ उकार है, और ऑप्शन सी है दू, और ऑप्शन डी है उ। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, दुर जो है वो उपसर्ग है दुर्लभ में। अगला क्वेश्चन है, कर्ण स्वभाव से दानी था, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। कर्ण का, आपादान का, संप्रदान का या फिर संबोधन का। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण का। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है, रेखांकित पद क्या है। तो इसमें जो है छोटा को देखिए आप लोग जो है रेखांकित किया गया है, तो ये छोटा क्या है। तो मेरा छोटा भाई, यहाँ पे ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक। तो देखिए मेरा छोटा भाई, भाई कैसा तो छोटा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। द्वंद्व है, द्विगु है, नय है या फिर बहुव्रीहि है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास यहाँ पे पंचवटी में है, क्योंकि पंच में 5 आ रहा है यानी काउंटिंग नंबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। लोटा, पलंग, अखबार या आम। तो इसमें देखिए आम, पलंग और लोटा जो है हमारे देश का ही शब्द है, जबकि अखबार विदेशी है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है भैंस की तरह काला अक्षर, ऑप्शन बी है भैंस की तरह मोटा अक्षर, और ऑप्शन सी है बेडौल अक्षर, ऑप्शन डी है बिल्कुल निरक्षर। तो काला भैंस सॉरी काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब ये होगा कि जो पढ़ने में बिल्कुल जीरो हो, देखे उसको बुद्धि नहीं हो, यानी कि जब का बिल्कुल निरक्षर जो हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी हैज स्टैंडिंग जस्ट दैट्स द गेट। तो यहाँ पे जो है इसमें प्रपोजिशन फिल करना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है इनटू, इनसाइड, इन और ओवर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनसाइड, यानी कि सी वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द गेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, करेक्ट एंटोनिम ऑफ द ऑफ एडवर्सिटी इज। तो यहाँ पे एडवर्सिटी जो है इसका एंटोनिम आपको बताना है, और ऑप्शन दे रखा है एलियन, बिलीव, प्रोस्पेरिटी और यूनिटी। तो इसमें आपका जो बताना है एडवर्सिटी का उल्टा क्या हो जाएगा। देखिए प्रोस्पेरिटी का उल्टा जो है आपका एडवर्सिटी हो जाता है। देखिए प्रोस्पेरिटी मतलब हो गया कि आप बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल हैं, आप समृद्ध हैं, पैसे वैसे सब कुछ आपके पास में ठीक ठाक है, जो भी फैसिलिटी चाहिए वो है। और एडवर्सिटी का मतलब जाता है कि एकदम बिल्कुल खराब कंडीशन,
खराब कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास में वो सुविधाएं नहीं है जिससे कि आप कंफर्टेबल फील कर सको। तो इस तरीके से एडवर्सिटी का उल्टा हो जाएगा प्रोस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो है कौन सा बताना है कि सही आपका जो है स्पेलिंग है सैटेलाइट का। इसमें देख सकते हैं आप लोग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप स्पेलिंग देख लीजिए और फिर बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SATELLITE होता है सैटेलाइट का स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही वाज इलेक्टेड अ चेयरपर्सन, वही चेयरमैन, ठीक है। ऑप्शन बी है ही वाज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन, और ऑप्शन सी है ही इलेक्टेड चेयरमैन, और ऑप्शन डी है ही वर इलेक्टेड अ चेयरमैन। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही वाज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन, यानी कि वह जो है चेयरमैन के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की संख्या जो परिपूर्ण वर्ग है होगी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन जो है आपका परिपूर्ण वर्ग है। 99,129 5 अंकों का जो है एक परिपूर्ण वर्ग है, या फिर 99,856 या फिर 99,472 या 99,916। तो इसका जो है एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है इनको लिख लें। जैसे मान लीजिए कि हम जो है लिख लेते हैं 99,129 और इसके बाद से क्या कर लेते हैं कि इसको जो हम लोग वर्गमूल निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेयर पहले बना लेंगे, पेयर बना दिए। अब इसके बाद से क्या कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो 3 से जब कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 9 तो कट गया, बाकी आएगा यहाँ पे 91। 91 जब आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे जो है ये जाएगा एक बार में, ठीक है। यहाँ पे एक 3 बार में गया था, इसके बाद से अब एक बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 61। तो यहाँ पे हमने कर दिया 61, जब 61 कर दिया तो आएगा यहाँ पे 30। अब 30 आएगा, उसके बाद से क्या करना है हमें 29 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 6 और 2 के बाद से हम कौन सा अंक बैठा सकते हैं, तो देखिए 6 5 30, तो 5 के आसपास बैठा सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर 6 के आसपास बैठा सकते हैं। तो अगर 5 के आसपास बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा, नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए 4 के आसपास बैठाते हैं। तो 4 के आसपास जब बैठाएंगे तो 4 चौके यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो ये 6 हो गया। इसके बाद से 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा। उसके बाद से 6 चौके 24 हो जाएगा। तो ये तो पूरा कटने वाला नहीं है। अब चलिए इसी में जो है हम लोग यहाँ पे अगर 6 रह के बैठा के देख लेते हैं, ठीक है ना। जब 6 रह के बैठा के देखते हैं तो 6 छके 36 के 6 हो जाएगा, और इसके बाद से आपका 6 दूना 12 और 3 15 का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है 6 छके 36 और 1 37 हो जाएगा, ठीक है। तो 37 तो आपका जो 56 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर रहता क्या, अगर रहता आपका 9 9 8 5 6, तो इसको भी हम लोग कटाते तो ये सही कटाते हैं ना। यहाँ पे 3 से कटाते, पहले 3 से जब कटाते तो यहाँ पे आपका जो है 9 कट जाता है। उसके बाद से हम लोग उतारते 9 8, तो ये फिर से आपका यहाँ पे 6 आता और 1 उतारते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 61 आता, 61 आता, तो फिर से हम लोग घटाते तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 7, और यहाँ पे आ जाता है 3, और यहाँ पे 5 और 6, यानी कि जो हम लोग इसको 6 से कटाएंगे तो कट जाएगा। इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 99,856 जो है 5 अंकों का एक ऐसा संख्या जो कि परिपूर्ण वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 4 6 8 4 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा, यानी कि आपको औसत निकालना है। सिंपल बात समझिए, 2 4 6 6 12, 12 8 20 और 20 4 24। तो 24 हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। कितना से भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे। तो जब 5 से हम भाग करेंगे तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा। तो इसके बाद से आएगा 4, नहीं कटेगा तो जो है दशमलव लगा देंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 जब हो जाएगा तो 5 8 40, तो 4.8 इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है तथा कोई व्यापारी 20% लाभ पर उसे बेचता है, जबकि उसे 5% बटा देता है, यानी कि छूट देता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो बातों को समझिए, यहाँ पे 500 रुपया में जो है वो 500 रुपया उसका अंकित मूल्य 5% जब छूट देता है तो 500 का 5% निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 500 और गुणे आपका 5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 100 से ये कटा देंगे तो ये आपका जो है 25 हो जाएगा। तो 25 रुपया वो छूट दे रहा है। अब 25 रुपया जब उसमें छोड़ दे रहा है तो बाकी वो कितना बेचेगा, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 475 हो जाएगा। यानी कि उसका जो है एसपी कितना निकल गया, तो उसका जो है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकल गया 475 रुपया। अब बातों को यहाँ पे समझिए, 475 रुपया में वो बेच रहा है और उसको 20% लाभ हो रहा है। तो सीपी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाता है, सीपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो सीपी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है एसपी इंटू 100। तो हम लोग क्या कर देंगे, 475 में गुणा कर देंगे 100 से। तो हमने यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया। अब क्या करना होता है, एसपी सॉरी यहाँ पे हो जाता है आपका जो 100 प्लस जो लाभ परसेंट है। तो लाभ परसेंट कितना है
20 है और 100 में उसको जोड़ना है तो 120 हो जाएगा। अब 120 हो जाएगा तो यहाँ पे हम कटा देंगे, ये जाएगा आपका 6 बार में और ये जाएगा 5 बार में। अब 475 में 5 से गुणा करके 6 से हम लोग भाग कर देंगे, तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25 का 5 हो जाएगा और 7 पचे 35 और 2 37 हो जाएगा और 4 पचे 20 और 3 23 हो जाएगा। ठीक है, 4 पचे 20 3 23 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग कर देंगे कितना से, 6 से, तो 6 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और उसके बाद से आपका जो है 5 और 7 यानी कि 57, तो 6 9 54 हो जाएगा और उसके बाद से 3 और 5 तो 6 छक्का 36, यानी कि जो है आपका ये 6 पचे 30 हो जाएगा और इसके बाद से 5 जीरो आएगा तो 6 अठे 48 और 2 जीरो आएगा तो 6 3 18। ठीक है ना, तो लगभग आपका इतना आ जाएगा उसका जो है सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 395 रुपया 80 पैसा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, कोई धन कुछ वर्षों में 10% की दर से दोगुना हो जाता है तो वह समय ज्ञात कीजिए, कितना समय लग जाएगा। तो देखिए धन को मान लेते हैं कि वो x है, धन क्या है, तो ये है आपका x। अब दुगुना हो जाता है वो, यानी कि वो 2x हो जाता है, तो इसमें ब्याज कितना हो रहा है, तो ब्याज आपका x हो रहा है, क्योंकि दुगुना हो रहा है तो उसमें x तो उसका पूंजी है, तो b कितना बढ़ा है, यानी कि जो इंटरेस्ट बढ़ा है वो है आपका x। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p इक्वल टू आपका जो है हो गया x। इसी तरीके से आपका अमाउंट इक्वल टू, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 2x। अब इस तरीके से निकाल लेते हैं कि SI इसमें कितना हो गया, तो a में से p घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा SI कितना, तो ये हो जाएगा आपका x। अब SI इक्वल टू फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, तो SI इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, PR T/100, तो यहाँ पे हो गया PR और आपका जो है T बाई 100। ठीक है, अब क्या कर देंगे, SI के जगह पे x हो जाएगा और P के जगह पे कितना हो जाएगा, तो P के जगह पे x हो जाएगा और R के जगह पर 10% दिया हुआ है तो R के जगह पर हमने 10 रख दिया और T नहीं पता है तो T ही रहने दिया। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये t बचा है ना इधर, बाकी सब तो कट गया, यहाँ पे सारा का सारा ये देख सकते हैं आप लोग कट गया, बस 10 बचा हुआ है। 10 इधर जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, गुणा कर देंगे और यहाँ पे t, तो t का वैल्यू कितना आ गया, t का वैल्यू हो गया 10 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन कहते हैं ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, ए उसी काम को 20 दिनों में करता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखो यहाँ पे बातों को समझो, यहाँ पे बोला हुआ है कि ए और बी जो है ये दोनों करता है कितने दिनों में, तो दोनों करता है आपका जो है 10 दिनों में। तो अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ए उसी काम को जो है 20 दिनों में कर रहा है। मतलब अब इसे निकालेंगे कि ए और बी जो है, ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10 करेगा। 1/ कितना करेगा, 10 करेगा। और जब ए अकेले उस काम को 20 दिनों में कर रहा है तो ए जो है अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 1/20 कर रहा है। तो अब देखो ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 1/10 कर रहा है और अकेले ए कर रहा है 1/20, तो इसमें से घटा देंगे, यानी कि बी कितना करेगा, तो बी जो है एक दिन में करेगा आपका काम 1/10 माइनस 1/20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 1/10, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 20। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि आपका जो है ये 1/20 काम कर रहा है एक दिन में। जब एक दिन में 1/20 कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो ये आपका जो है देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बी जो है एक दिन में, सॉरी एक काम कर रहा है, सॉरी एक दिन में कर रहा है 1/20 एक दिन में। ठीक है, अच्छा इसको उल्टा करते हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग, ये बनाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ देखो, बी जो है ये 1/20 काम कर रहा है एक दिन में, तो बी पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा, तो इसको जो हम लोग क्या कर देंगे, इसको जो हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो है आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1/20, यानी कि हो जाएगा ये 20 दिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 20 दिन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ एल और एम समानांतर है तो एक्स वाई का वैल्यू, देखिए यहाँ पे एल और एम समानांतर, ठीक है ना, और जब एल एम समानांतर है तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसलिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 180 में से घटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 140। अब ये जो है आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बना रहा है, मतलब कि क्या बोलते हैं, आंतरिक
एकांतर कोण बना रहा है, तो x और y इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपका 140 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 140 x y का वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रानी ने एक वस्तु को 25% लाभ पर 375 रुपए में बेचती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सीपी इक्वल टू फॉर्मूला, एक क्वेश्चन तो इसी प्रकार से हमने अभी भी किया था। सीपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, तो सीपी इक्वल टू फॉर्मूला था कि एसपी इंटू 100, एसपी इंटू कितना था 100, और प्लस क्या था, तो ये था आपका 100 प्लस लाभ परसेंट, मतलब कि आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना, देखो एसपी इक्वल टू 375 है, तो 300 हमने 75 लिख दिया और गुणा कर दिया 100, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो हम लोग ऐड कर देंगे, 25% लाभ हो रहा है तो 125 हो जाएगा आपका, 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना से, तो ये 25 से कटा दीजिए तो 5 बार में जाएगा, ये 25 से कटा दीजिएगा तो ये आपका 4 बार में जाएगा। अब क्या करना है, इसको भी कटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 2 और 5 तो 50 25 हो जाएगा। अब 75 में 4 से जब गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 300, 75 दूना 150 और 150 दूना 300, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि क्यूब रूट 1000 डिवाइड बाई अंडर रूट 10, तो देखिए इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 10, और डिवाइडेड बाई जब अंडर रूट 100 का वैल्यू निकालिएगा तो ये भी आ जाएगा 10, 10 में 10 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो इसका जो है वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया, आर हो गया, स्क्वायर हो गया और एच हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू आपका 22/7 हो जाएगा, और आर का स्क्वायर, तो आर है 7, तो 7 गुणे 7 आर स्क्वायर हो गया, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 18। अब देखिए यहाँ पे जो है 3 से ये 18 कटेगा तो यहाँ पे 6 आएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 के 42 हो गया ना, तो 42 में हमें गुणा करना है कितना से, 22 से, तो 7 6 के 42 में 22 से जब गुणा करेंगे तो 2 दूना मतलब 42 दूना आपका 84 हो जाएगा, और फिर से आपका क्या हो जाएगा, 42 दूना 84 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और 8 4 12 का 2 और 8 1 9, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 924 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि 500 रुपए का 3% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो 1.5 वर्ष का हम लोग मिश्र धन निकाल लेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट दिया है, इसके अतिरिक्त आपका जो है 3% वार्षिक ये क्या बोलते हैं, ब्याज का दर दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है आपका 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष दिया है ना, तो इसको हम क्या करते हैं कि 1.5 वर्ष को, चलो यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेते हैं, PRT/100 होता है ना, SI इक्वल टू, चलो SI इक्वल टू क्या हो जाता है, SI इक्वल टू हो जाता है आपका 100, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 500, इसका जो है मूलधन दिया है, और गुणे कितना दिया है 3% वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ है, और यहाँ पे एक एकम एक एक यहाँ पे 1/1 नहीं करके यहाँ पे 1/2 होना चाहिए था। ठीक है, गलती से टाइपिंग गलती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3, और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 100 हम लोग डिवाइड करते हैं क्योंकि PRT/100 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 3 का 9 पचे 45/2 हो जाएगा, तो 45/2 का मतलब कितना हो जाता है 22.5, तो 22.5 रुपया हो गया क्या इसका ब्याज, इतना रुपया ब्याज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, मिश्र धन निकालने के लिए 500 रुपया ऐड कर देंगे, तो जब इसमें 500 रुपया ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 522.50 रुपया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 522.50 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द प्रथम बार किसने प्रयोग किया, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, या फिर अरबों ने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने जो है आपका हिंदू, जो कि देखिए हमारा जो भारत देश है वो सिंधु नदी के तट पे बसे हुए लोगों के द्वारा जो है बना, और जो अरब के लोग थे वो लोग जो है सिंध में जो स शब्द है उसको वो ह पढ़ते हैं, जिसको से कि आपका उन्होंने नाम दे दिया सिंधु के जगह पर हिंदू। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस पशु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे, ऑप्शन है बैल, घोड़ा, सांड या कुत्ता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल से संबंधित है, मौर्य काल, कुषाण काल,
कुषाण वंश या फिर जो है आपका गुप्त वंश या फिर जो है वर्धन वंश। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के काल के जो है चित्र अजंता की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए कोही किससे संबंधित है? अकबर से, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिर दारा सिकोह या फिर इब्राहिम लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? शाहना एपील या फिर वजीर या फिर सवाहे निगर या मीर बख्शी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीर बख्शी जो है वो आपका मुगल काल में सेना का प्रधान हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि आर्म एक्ट निम्न में से किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के समय में जो आपका आर्म एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल या फिर क्लेमेंट एटली या फिर जो है आपका लॉर्ड माउंटबेटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली जो है वो भारत की आजादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे? राधा कृष्णन, गांधी जी या फिर मालवीय जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि जेल में भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? भगत सिंह, जतीन दास या फिर विपिन चंद्र पाल या फिर एससी बोस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जतीन दास का मौत हो गया था जेल में हड़ताल के समय, भगत सिंह के साथ में वो हड़ताल कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1942 में, 43 में या फिर 45 में या 46 में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का गवर्नर जनरल किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का या फिर ब्रिटिश विदेश मंत्री का या फिर भारत मंत्री का। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करता था भारत का गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट ही उसको भेजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया था? क्रिप्स मिशन, बैबल योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना या फिर माउंटबेटन योजना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या फिर नीति निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना को जो है हम लोग भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित है? 10, 12, 22 या 32। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भागों में बांटा गया है आपका भारतीय संविधान को। हालांकि अभी जो है 3 और भी बढ़े हुए हैं तो 25 हो सकते हैं, बट ये जो है आपके क्या बोलते हैं कफ की तरफ बढ़ा हुआ है, तो अभी भी हम लोग मूलतः कह सकते हैं कि 22 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की बेलाडीला खान से निकलता है क्या? बॉक्साइट निकलता है, लौह अयस्क, कोयला या तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है? टाइफून, हरिकेन या औनमन या कर्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, औनमन कहते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी के जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी बनती है किसके कारण? अपरदन से, अपक्षरण से या फिर निक्षेप से या फिर निथारना से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निथारना। अगला क्वेश्चन है कौन नदी अरब सागर में गिरती है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा जो है आपका वो गिरती है अरब सागर में। बाकी जो है आपकी गिरती है ये तीनों के तीनों गोदावरी, कृष्ण, कावेरी बंगाल की खाड़ी में। और नर्मदा के अलावा एक और नाम याद रखिएगा ताप्ती, ये भी जो है आपका गिरती है कहाँ पे? बंगाल, सॉरी अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है अधिक तापमान कम वर्षा या फिर अधिक तापमान अधिक वर्षा या कम तापमान कम वर्षा या कम तापमान अधिक वर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक तापमान अधिक वर्षा होता अगर भारत में कर्क रेखा की जगह विषुवत रेखा होता तो, क्योंकि वहां पे जो है विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश हमेशा सालों भर क्या होता है सीधा पड़ता है और वहां पे टेम्परेचर अधिक रहने की वजह से वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा यानी कि नींद पैदा होता है कब? अर्धचंद्र के समय या फिर दिन के समय या फिर महीने में एक बार या फिर सप्ताह में 2 बार। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचंद्र के समय में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में आ जाती है या फिर पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में या फिर सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर या फिर
सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी जो है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो उस समय जो आपका चंद्र ग्रहण होता है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये है कि आपका सूर्य और यहाँ पे है आपका चंद्रमा, और यहाँ पे अगर पृथ्वी आ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो प्रकाश निकला सूर्य का, ये आपका जो है सूर्य हो गया। तो सूर्य से जो प्रकाश निकला, अब उससे क्या होता है कि वो आपका पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा के कुछ भागों पर आपका जो है नहीं पड़ पाता है, तो यहाँ पे आपका छाया हो जाता है। यही आपका जो है चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी का छाया जब पड़ता है चंद्रमा पर तो इस वजह से आपका होता है चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छत्रक शिला या फिर द्विपाग गिरी या फिर जो है आपका ज्यूगेन या फिर यार्डन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपाक गिरी या फिर इंसेलबर्ग। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? प्रतिध्वस्त स्थान, फोकस या फिर भूकंप अधिकेंद्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जिस स्थान से जो है आपका भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस बोलते हैं, और इसके जस्ट ऊपर जहां से महसूस किया जाता है सबसे ज्यादा झटका होता है उसको बोलते हैं हम लोग भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये केंद्र हो गया जहां से फोकस हो गया, जहां से भूकंप स्टार्ट हो रहा है, इसी के ऊपर जो है आपका धरती पर जो है आपका अधिकेंद्र है। तो ये आपका अधिकेंद्र है और ये जो है आपका फोकस है। अगला क्वेश्चन देखते, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है या फिर एक तप्त गैस का गोला है या फिर धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निहारिका यानी कि नेबुला जो होता है वो एक तप्त गोला का तप्त गैस का जो है गोला होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी में, दामोदर घाटी में या फिर गोदावरी घाटी में या महानदी घाटी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दामोदर घाटी में जो है आपका भारत का 2/3 कोयला पाया जाता है, मुख्य रूप से आपका झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? कान्हा रणथंभौर या फिर काजीरंगा या फिर बांधवगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? पवन निक्षेपित, नदी निक्षेपित या फिर ज्वालामुखी निक्षेपित या फिर काली मिट्टी। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन निक्षेपित। अगला क्वेश्चन है कि निम्न ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ क्या है? पक्षाभ मेघ या वर्षा मेघ या फिर स्तरी मेघ या फिर कपासी मेघ। तो देखिए निम्न ऊंचाई पर जो होता है वो होता है आपका वर्षा मेघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को या फिर 21 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जा सकता है? किसी भी जनहितैषी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी अधिवक्ता के द्वारा या किसी भी सरकारी सेवक के द्वारा या फिर किसी भी माननीय नेता के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी जनहितैषी व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका जो है अभियोजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को या फिर आपका जो है राज्यसभा अध्यक्ष को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को या फिर उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से किस, सॉरी आपका जो है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, भारत में प्रथम आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? नीलम संजीव रेड्डी ने या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने या फिर बीडी जत्ती ने या फिर फखरुद्दीन अली अहमद ने। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जब पहली बार आपातकाल की घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा या फिर अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या फिर खुला बैलेट प्रणाली द्वारा या फिर एक हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? मीरा कुमार, पीएस संगमा, सुषमा स्वराज या फिर जीएम बालयोगी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज जो है लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मात्रा में आपका जो है लोकसभा में अपना प्रतिनिधि भेजता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गन्ना के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र या तमिलनाडु या महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन करता है, उसके बाद से महाराष्ट्र और उसके बाद से तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में हरित क्रांति का आरंभ सबसे पहले किस जिला से हुआ?
रोहतास से, शाहाबाद जिसको कि आप भोजपुर बोलते हैं वहां से, या फिर गया या मुजफ्फरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहाबाद से शुरू हुआ था, यानी कि अब उसको भोजपुर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या केरल? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के जितने भी गांव हैं उन सभी में पूरी तरह से बिजली उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को, न्यूजीलैंड, सॉरी इंग्लैंड को, या न्यूजीलैंड को, या फिर ग्रीनलैंड को? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, यानी कि फिनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, या समाज का आज्ञा पालन, या फिर करों की अदायगी? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? अंतिम अधिकार जनता के पास है, या फिर भारत राज्य का संघ है, या भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या फिर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये अर्थ है आपका गणतंत्र का। किसी भी देश का गणतंत्र होना यानी कि वहां का जो शासक होगा वो चुना जाएगा जनता के द्वारा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति अपने पद से हटाने, सॉरी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को, या फिर जो है आपका संसद को? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? पौंडीचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, या फिर कैबिनेट मंत्री, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो आपके कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस का, सॉरी उत्तल लेंस का पूछा हुआ है, तो उत्तल लेंस का आपका क्या कर देंगे यहाँ पे, पावर इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/f होता है ना, तो 1/f कर देंगे। तो 1/f कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो आपका 1/25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर को हमको क्या करना है? मीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? इसमें जो है 4 से गुणा करेंगे, तो नीचे भी 4 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 4/100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर हो गया ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 4, करेक्ट आंसर। तो 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस मतलब कि ये आपका जो है पॉजिटिव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डायप्टर। ठीक है, यानी कि आपका ये क्या आया था? ये आपका 4/1 मीटर आया था। तो 1 मीटर यही तो आपका होता है 1 क्या बोलते हैं, मीटर टू द पावर -1, यही आपका जो है पावर का मात्रक होता है। तो यही आपका डायप्टर होता है। तो एक डायप्टर का इतना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो, अब यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होगी? अपने पथ से विचलित हुए बिना विरल माध्यम में प्रवेश करती है, या फिर आपतन बिंदु से सतह पर खींचे गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है, या फिर सघन माध्यम से गमन कर रही प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती है। तो देखिए, जब सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश किरण जो है आपका अभिलंब से दूर हट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर इक्वल टू क्या होता है? 2 × f होता है ना। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको जो हम लोग डिवाइड, ये सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी आयताकार कांच की पट्टी से प्रकाश किरण गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण में क्या संबंध होता है? तो देखिए, आयताकार कांच की पट्टी से ये गुजर रहा है, तो इसलिए जो ये दोनों के दोनों क्या होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए, समान होगा, समानता का संबंध होगा, या फिर असमानता का संबंध होगा, या फिर समानांतर होने का संबंध होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समानांतर होंगे दोनों ही। निर्गत किरण और जो आपका आपतित किरण है, ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे? ये जो आपतित किरण है ये आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों आपका जो है समानांतर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका जो है देख सकते हैं, ये क्या हो गया? समानांतर हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, ये एक लड़का है ना, तो ये जो आपका लड़का है, ये समतल दर्पण हो गया, तो इससे कितना मीटर की दूरी पर लंबवत है? ये 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इधर 100 सेंटीमीटर, तो इसका जो है प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब भी आपका जो है 100 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, यानी कि यहाँ पर इसका जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे इसका दर्पण से जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर भी होगा, तो कुल मिला के इन दोनों के बीच में
ये हो गया आपका इमेज मतलब प्रतिबिंब, और ये हो गया आपका जो है उसका बॉडी यानी कि शरीर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है लड़का और इमेज के बीच में, तो 100 200। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि अपवर्तन कोण शून्य है तो आपतन कोण, सॉरी, आपतन कोण का मान कितना होगा? तो यहाँ पे जो आपका आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि देखो दोनों का जो आपका साइन होता है, तो साइन आपका आपतन कोण साइन आपका आई इक्वल टू क्या होता है, साइन आपका आर होता है। ठीक है, साइन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपतन कोण 0 है, यानी कि ये जब 0 है तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0, तो इधर भी आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा, जब आर का भी वैल्यू 0 हो, एंगल आर का। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर एक लेंस? तो इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा सी, यानी कि जो है आपका उत्तल दर्पण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के दोनों तरफ में साइड मिरर के रूप में आपने देखा होगा, यहाँ पे साइड मिरर के रूप में दोनों तरफ में क्या लगा रहता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण रहता है, जो कि आपका पूरे सड़क भर का जो इमेज है वो छोटे से हिस्से में दिखा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी जो है क्षमता होगी। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि फोकस दूरी, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका जो है पावर निकालना है। पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है ना, तो 1/f निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/0.2, और ये आपका जो है मीटर है। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है इसको 1 मीटर के बराबर लाना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसमें क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, और नीचे भी आपका क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा 1 मीटर। तो मीटर आपका हो जाता है डायमीटर, मीटर टू द पावर -1 हो गया। तो ये आपका कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 5। ठीक है, 5, और ये डायमीटर। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 डायमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी लेंस की क्षमता -1.5 डायमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंस की क्षमता दी हुआ है माइनस में, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, इसका जो है जो फोकस दूरी होगा वो भी आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है P इक्वल टू क्या होता है, देख लेते हैं हम लोग। P इक्वल टू होता है 1/f होता है। ठीक है, 1/f है। यहाँ पे P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे P का वैल्यू दिया है -1.5 इक्वल टू कितना, तो 1/f। तो अब 1.5 डायमीटर का मतलब क्या है, ये लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो 1/5 डायमीटर का मतलब हो गया आपका 1/, ये हो गया 1/1.5 डिवाइडेड बाई आपका जो है 1 मीटर। ठीक है, अब मीटर ये ऊपर भी नीचे भी मीटर है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको जो हम लोग चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर मतलब हो गया, अब देखो यहाँ पे 1/f हो गया। ठीक है, अब f इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो f इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/1.5। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें जो हम लोग डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसको जो हम लोग देखो यहाँ पे ये 1.5 डायमीटर है, तो ये आपका मीटर होगा, जबकि ये कितना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, नीचे 1 मीटर था ना, तो इसमें आपका कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, इसमें आपका हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर, जबकि 1.5 ये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 150 नहीं, बल्कि ये जो है आपका एक, देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या है 1.5 है, और 1.5 में हम लोग 100 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 150 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 दशमलव से हटाना है ना, तो एक जो है हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है ना, अब 15 आएगा तो 15 से हम लोग क्या कर देंगे, 100 में भाग कर देंगे, तो 15 छके 90 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, फिर से 6 आएगा, और फिर दशमलव में आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपके जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर हमने क्या कर दिया, इसको जो है डिवाइड कर दिया 1.5 से, तो 1.5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1 मीटर में हमें क्या करना, 1.5 से जो डिवाइड करना था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आंसर जो है डी नहीं, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा -66। एक सेकेंड रुक जाओ, चलो, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा -66.6 सेंटीमीटर। आप लोग जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले से, तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर -66। यहाँ पे माइनस मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, तो ये आपका जो है 90 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट तनु HCl से अभिक्रिया करके क्या देता है, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया करता है तो ये जो है CO2 देता है। अगला क्वेश्चन है कि जब
जिंक रिएक्शन करता है आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो क्या देता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन है यहाँ पे Na2ZnO2, या फिर जो है आपका ZnO2, या फिर N2O2, या फिर ZnOH का होल 12। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaZnO2 देता है अगर कोई जिंक एलिमेंट जो है NaOH के साथ में रिएक्शन करता है। अगला क्वेश्चन है कि एसिडिक अम्ल इथाइल अल्कोहल से गर्म करने पर अभिक्रिया करके क्या देता है, ईथर देता है, अल्कोहल देता है, या एस्टर देता है, या फिर एसिड एल्डिहाइड देता है, तो इसका यहाँ पे एल होना चाहिए था। ठीक है, अगला जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्टर देता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, सी ओ, या फिर आपका जो है बॉन्ड डबल बॉन्ड और सी ओ, या फिर जो है आपका बॉन्ड सी डबल ओ एच देता है, या फिर जो है आपका बॉन्ड सी डबल ओ देता है, या फिर बॉन्ड सी ओ देता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी डबल ओ एच देता है आपका एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का क्वथनांक है, ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, या फिर 118 डिग्री सेल्सियस, या फिर 128 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो होता है आपका 118 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल NaOH से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग बाइकार्बोनेट, या फिर यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी नहीं है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, और एक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO या फिर HC डबल ओ C2H5, या फिर CH3COOC2H5, या फिर आपका C2H5COO CH3। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है आपका ZnSO4 के घोल में अगर एल्यूमिनियम डाला जाए तो वो विस्थापित होने वाला कौन सा आपका जो धातु होगा, सल्फर, ऑक्सीजन, या फिर जिंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंक विस्थापित होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO, या फिर NaHCO3, या फिर Na2CO3 into 10H2O, या फिर आपका Na2SO4। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बेकिंग जो सोडा है उसका फॉर्मूला हो जाता है Na2SCO3। अगला क्वेश्चन है अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं, समृद्धि, निस्तापन, भर्जन, या अपचयन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समृद्धि। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है, हरित लवक, पत्ती, या फिर मतलब वही पत्ती मतलब पत्ता, पत्तियां यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, चलो ठीक है, यहाँ पे पत्तियां कर दिया हमने, ग्राना या फिर एस्ट्रोमा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को हम लोग प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहते हैं, या फिर जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का क्या भूमिका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने में, जल के प्रकाशिक अपघटन में, या फिर कैल्विन बेसन साइकिल में, या फिर जो है आपका प्रकाशिक अभिक्रिया में। यहाँ पे जो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल के प्रकाशिक अपघटन में यूज किया जाता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि आपका जो है आपका हाइड्रोजन जल जो है ये आपका यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है, और ये जो है आपका सनलाइट है। ठीक है ना, तो सनलाइट क्या करता है कि इसको जो है आपका कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन आयन में और प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस बात पर निर्भर करता है, प्रकाश के गुण पर, या फिर मात्रा पर, या फिर गुण और मात्रा दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण और मात्रा दोनों पर। प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर ही निर्भर करता है, जितना ज्यादा प्रकाश रहेगा उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, और उसका जो है गुण कैसा है, मतलब किस कलर का जो है, मतलब बैगनी कलर का जो प्रकाश वर्ण होता है वो कितना ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन बना रहता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ए बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए बी दोनों, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बने रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है, पानी का टूटना नहीं होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है, या फिर ऑक्सीजन का मुक्त होना नहीं होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी होता है, पानी टूटता भी है, और आपका जो है ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई
कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका मुक्त नहीं होता है, ठीक है ना, ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है। देखिए अलैंगिक में ऑप्शन देख लेते हैं पहले, समसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अर्धसूत्री विभाजन। तो ये तो आपका जो है सेक्सुअल में होता है, अर्धसूत्री जो है आपका, ये अर्धसूत्री का अगर बात करेंगे तो अर्धसूत्री किसमें होता है, ये आपका जो है लैंगिक जनन में होता है, तो ये तो होगा नहीं। और अलैंगिक जनन में दोनों होता है, समसूत्री भी होता है और असमसूत्री भी होता है, तो इसलिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इनमें से चारों में से, सॉरी तीनों में से कौन भी सही आंसर नहीं है। अगर रहता ए भी दोनों तो वो आपका सही आंसर होता, तो समसूत्री और असमसूत्री दोनों नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फूल नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में फूल होता है, इसमें बीज भी होता है। टेरिडोफाइटा में आपका फूल बीज नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि इसमें बीज तो होता है लेकिन फूल नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है, ऑप्शन है ग्लाइकोजन, वसा, सेलुलोज या फिर स्टार्च और वसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च और वसा के रूप में जो आपका अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन ये स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का परिवहन तंत्र किसकी पहचान है, इकानोडर्मेटा का, पोरीफेरा का, ऑर्थोपोडा का या उपयुक्त सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकानोडर्मेटा का। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इनमें इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं या फिर होती हैं। और इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, एनिलिडा, इसके अलावा मोलस्का और अर्थोपोडा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थोपोडा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, ये जो है करीबन 60 से 70% जो आपका इसी में पाए जाते हैं प्रजातियां या फिर जीव का पॉपुलेशन मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन देखा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कट ऑफ को पार कर रहे हैं। अगर कट ऑफ को नहीं पार कर रहे तो आप देखिए कि आपका जो है किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक जो है कमजोर कर रहा है, उस पर फोकस कीजिए और इस बार जो है अपना रिजल्ट सुनिश्चित कीजिए। इस वीडियो लेक्चर को जो है उम्मीद करता हूं कि आपने पसंद किया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी आप और हम मिल करके कहीं ना कहीं मदद करने का प्रयास करें, उनका भी इस बार रिजल्ट हो। तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।